हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम 7 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है दोस्तों। और अब तक हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ लिया है, हिंदी वर्णमाला पे प्रश्नोत्तर कर लिया है। उसके बाद हमने संधि कर लिया है, संधि पे भी प्रश्नोत्तर कर लिए हैं हम लोगों ने। और प्रत्यय उपसर्ग भी हो गया हम लोगों का। कल हमारा प्रत्यय और उपसर्ग का क्वेश्चन भी हो गया था थोड़ा बहुत। और आज हमारा है समास। तो दोस्तों आज हम समास पढ़ेंगे, समास को अच्छे से समझेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं और इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो आज वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं समास बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अच्छे से फिर से समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। कल से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समास। तो समास क्या है? समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। यानी कोई बड़ा शब्द लिखा हो तो उसको छोटा करना की प्रक्रिया ही समास कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण के तौर पे दया का सागर, दया का सागर का सामासिक रूप शब्द बनता है दया सागर। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो दया का सागर हो जाएगा। ठीक है, दया का सागर। अब इसको सामासिक रूप, इसको संक्षिप्त रूप में बोला जाए तो दया सागर हो जाएगा। ठीक है, इसी उदाहरण में दया और सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाला का है। का यहाँ पर का आया है ना, ये तो दया और सागर में कौन संबंध बता रहा है? का। ठीक है, तो संबंध दया का सागर बराबर दया सागर। ठीक है, प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना दया सागर। ठीक है, ये जो का है, का लोप कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर का है, जब हम इसका विभक्ति करेंगे, इसको अलग करेंगे तो का लोप है, लेकिन का आएगा यहाँ पर। जब कहेंगे दया सागर मतलब दया का सागर, का जो है इसको लोप कर दिया गया है, प्रत्यय को लोप कर दिया गया है। ठीक है, समासों को परंपरागत 6 भेद हैं। समासों के परंपरागत 6 भेद हैं। आइए भेदों के बारे में जानते हैं। समास क्लियर हो गया हो, आई होप आप लोग एक बार थम्स अप कर दें कि हाँ समास क्लियर हो गया। देखिए, समास दो शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले या दो शब्दों को जोड़कर एक भिन्न शब्द, एक छोटा शब्द बनाने वाले को कहते हैं समास। ठीक है, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, यानी कि किसी बड़े लंबे चौड़े शब्द को छोटा कर देना ही समास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला है समास द्वंद्व समास। ठीक है, पहला समास है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। समझ में आई बात? देखिए, जिस समास में पूर्व पद, ठीक है, पूर्व मतलब पहले वाला पद, दो शब्द लिखा है, अभी मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, मतलब आगे वाला शब्द भी और पीछे वाला शब्द भी, दोनों शब्द प्रधान हो, और अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, यानी अलग अलग भी लिखा जाए। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने प्रत्यय और उपसर्ग में, तो उपसर्ग में जो उपसर्ग लगता है उसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जिसके साथ लगता है उसका एक अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे माता और पिता। माता पिता जब हम कहेंगे तो जो अलग करेंगे तो माता और पिता, तो और शब्द का यहाँ पर लोप है। ठीक है, लेकिन जब इसका विभक्त करेंगे तो यहाँ पर और शब्द आएगा। ठीक है, माता और पिता, ये संबंध दर्शा रहा है माता और पिता में, लेकिन यहाँ पर जब बोला जाएगा तो माता पिता, माता पिता का मतलब माता और पिता, और जो है यहाँ पर ये इसका लोप हुआ है। ठीक है, और छोटा करके माता पिता कर दिया गया, तो यहाँ पर और विभक्ति चिन्ह इसका होता है। द्वंद्व समास का होगा जो विभक्ति चिन्ह होगा, और इसी को आपको याद करना है। विभक्ति चिन्ह को याद करेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा समास इस शब्द में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है, तो इन सभी शब्दों में और शब्द का लोप हुआ है और इसको छोटा कर दिया गया है, इसको द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए दोनों शब्द प्रधान है यहाँ पर, दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद। देखिए सुख, सुख अगर लिखेंगे तब भी समझ में आता है कि हाँ इसका अर्थ है। दुख का भी अलग अर्थ होता है, पाप का अलग अर्थ होता है, पुण्य का अलग होता है, भाई बहन, राम कृष्ण, माता पिता, तो इनका हर सबका स्वतंत्र रूप से कोई ना कोई अर्थ है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें और शब्द का जो और है इसका लोप होता है, और जो है यहाँ पर जो और लिखा है ये इसका विभक्ति चिन्ह होता है द्वंद्व समास का। याद रखिएगा, मैं आपको आगे
बताऊंगा कि कौन कौन से किस समास के कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है। साथ ही साथ आप लिखते जाइएगा, विभक्ति चिन्ह आपको याद करना है, तभी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए द्विगु समास। अब द्विगु समास में देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो और पूर्व पद यानी पहला पद ही प्रधान होता है, उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, देखिए नवरत्न, ठीक है, तो इसमें नवरत्न में जब इसका विभक्त करेंगे तो हो जाएगा नवरत्नों का समूह, ठीक है। तो जिस शब्द में आगे वाला पद प्रधान होता है, आगे वाला पद सबसे पहला पद संख्यावाचक हो, नवरत्न मतलब नवरत्नों का समूह, तो ये नौ आगे जो है ये संख्यावाचक है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे सप्तदीप मतलब 7 दीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, सप्त मंजिल 7 मंजिलों का समूह, ठीक है। तो सभी में देख रहे हैं आप, सब में पहला पद जो है वो संख्यावाचक दिख रहा है आपको, 9 7 3 7, ठीक है। तो सब में पहला पद संख्यावाचक है, अगर पहला पद संख्यावाचक है तो वो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा जो आपका है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के अलग से भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहले हम तत्पुरुष समास जानते हैं। देखिए जिस समास में पूर्व पद गौड़ अथवा तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, ठीक है। अब कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, जैसे मतदाता तो मत को देने वाला या मत का दान करने वाला, ठीक। फिर है गिरहकट, ठीक है, तो गिरह को काटने वाला, यहाँ पर को शब्द का जो लोप होता है को का, तो ये कर्म तत्पुरुष में को का होता है। आप लोग को याद रखें, कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा टाइप देखते हैं, करण तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा मुंह से मांगा, गुणहीन गुण से हीन, तो इसका करण तत्पुरुष का होगा से। करण तत्पुरुष का विभिन्न विभक्ति चिन्ह का निकला से, ठीक है। से शब्द का लोप होता है यहाँ पर। जन्मजात जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा मुंह से मांगा, गुणहीन गुणों से हीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप है तीसरा टाइप तत्पुरुष समास का संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ देखिए जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह निकला संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए। देखिए के लिए सभी में लोप है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइप 4 है अपदान तत्पुरुष, ठीक है। जहाँ अपदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे धनहीन भयभीत जन्म धन, जैसे देखिए धनहीन का धन से हीन, भय से भीत, जन्म से अंधा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सी विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। जैसे आपको पता है कारण, जैसे आपको कारक में आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर कारक भी आते हैं, अपदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, करण कारक, सारी चीज़ें होती है ना, कर्म कारक होता है। तो ऐसे ही समाज में भी ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अपदान का से होता है, करण कारक का भी से होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जब हम आपको कारक पढ़ाएंगे तब इसमें डिफरेंट बताएंगे कि अपदान को कैसे पहचाने और करण को कैसे पहचाने, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो से ही होता है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको अपदान से जानना है, धन से हीन, भय से भीत, जन्म से अंधा, तो यहाँ पर से शब्द का लोप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे देखिए नेक्स्ट टाइप 5वां टाइप है हमारा तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष। जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर प्रेम का सागर, दिनचर्या दिन की चर्या, भारत रत्न भारत का रत्न, ठीक है। तो का की के अगर का की के का लोप होता है या का की के जो होता है वो संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 6 देखते हैं तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष। जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, नीति निपुण नीति में निपुण, आत्मविश्वास आत्म पर विश्वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर में और पर आता है। आप अगर कारक पढ़े होंगे, देखिए मैंने कारक नहीं पहले पढ़ाया, अगर मैं कारक पहले पढ़ाया होता तो यहाँ पर कारक ही आते हैं, समास में कारक ही यूज हुए हैं। बस आपको कुछ कारक हैं, 1-2 कारक जो यहाँ पर नहीं आते हैं, बाकी जितने टाइप के कारक हैं सभी समास में प्रयुक्त होते हैं। तो अगर आपने कारक पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अधिकरण कारक का बात किया जाए तो में पर
होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष में आपका में पर आपका लोप होगा, वहां आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका तत्पुरुष के 6 टाइप पढ़ा दिए मैंने। अब देखिए टाइप 4 है समास का कर्मधारय समास। जिस समास में देखिए जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। देखिए काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। पहले आप परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण, तो पहला पद यहाँ पर काली विशेषण हुआ ना, विशेष क्या हुआ, मिर्च हुआ, ठीक है। क्या काला है, मिर्च काला है। तो मिर्च की विशेषता बताइए रही कि कौन सी कलर का है मिर्च, तो काली जो है सबसे पहले विशेषण आया, उसके बाद विशेष आया, ठीक है। तो यहीं पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, ठीक है। तो यहाँ पर काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत से मतलब है पीला, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सदगुण, सद है जो गुण, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी कल वाली, मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी आप अच्छे से समझते जाइए। आगे देखते हैं अवयवी भाव समास, टाइप 5 आ गया आपका, ठीक है। अवयवी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यव हो, पूर्व पद अव्यव हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यथास्थान यानी स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पूर्व पद जो है वो अव्यय हो, कोई स्थान, जीवन, प्रत्येक, समय, ये सारे अव्यय अवयवी भाव समास कहलाते हैं, ठीक है। और यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। यथा संभव, स्थान, यथा स्थान, स्थान के अनुसार। यथा संभव भी आपका अवयवी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। फिर है आजीवन, ठीक है। फिर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके जो हैं अवयवी भाव समास के हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन करवाएंगे इस पे बेस, तब आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अभी आप समझ जाइए, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है कैसे पहचानते हैं इसको नोट करते जाइए, या मैं इसका PDF फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से। अगर लिंक से ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप लोग अपने टेलीग्राम ऐप को खोलें और सर्च बार में बी टॉपर सर्च करें, वहाँ पर चैनल के लोगो लगा एक ग्रुप आ जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास, ठीक है। और ये हमारा लास्ट समास है, लास्ट टाइप। जिस समास में दोनों पद के मध्य से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी दोनों पद का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि जब दोनों पद जुड़ते हैं तो उनका अर्थ कोई तीसरा देने लगता है, ठीक है। जैसे महात्मा, ठीक है। तो महान आत्मा है जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी। जब हम कहेंगे नीलकंठ तो नीला है कंठ, किसका नीला है कंठ, शिवजी का नीला है कंठ, तो यहाँ पर शिवजी का बोध हो रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है। तो किसका है, सूंड किसका लंबा है, गणेश जी का बोध हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, तो गिरिधर कौन है, अर्थात श्री कृष्ण जी। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति का, मक्खी चूस कहेंगे तो क्या अर्थ निकलता है इसका, कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कहा जाता है ना मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। तो ये सारा बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। यानी कि दोनों पदों के मध्य से एक विशेष तीसरा अर्थ का बोध होता है, ठीक है। जब दोनों पद जुड़ते हैं तो दोनों पद का एक अलग भिन्न अर्थ देता है, किसी एक विशेष चीज का बोध कराता है, ठीक है। जैसे हम अगर लंबोदर कहेंगे तो लंबा है उदर जिसका, तुरंत हमें गणेश भगवान की याद आएगी। गणेश जी का जो उदर है, जो सूंड है, वो लंबा है। तो एक विशेष चीज का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा बहुव्रीहि समास। और तो आप देख लेते हैं कौन कौन सा टाइप होते हैं एक बार फिर से। देखिए समास को मैंने बता दिया कि समास संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं, यानी कि कोई दो बड़े शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द में परिवर्तन कर देना ही समास कहलाता है, ठीक है। और उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने बताया, जैसे दया सागर, दया का सागर, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक भेद बताया आपको, द्वंद्व समास। इसमें आपका क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है। जैसे माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन,
पाप पुण्य सुख दुख। तो ये अलग अगर अलग अलग बोले जाए कि सब तब भी इनका एक विशेष अर्थ होता है, और जब दोनों का जोड़ दिया जाता है तो इसमें और शब्द का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट आपका समास है द्विगु समास। द्विगु समास में मैंने बताया कि इसमें उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहले का पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, पहले आने वाला शब्द कोई संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट था आपका तत्पुरुष समास। तो ये आपके दो टाइप हो गए, एक हो गया समास आपका द्वंद्व समास, दूसरा हो गया द्विगु समास, तीसरा जो था वो तत्पुरुष था। और तीसरे में तत्पुरुष समास में ही 6 भेद हैं इसके भी। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष और चौथा है अपदान तत्पुरुष। पांचवा देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। ये सभी कारक के ही भेद होते हैं। कारक अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, ठीक है, अपदान कारक, सारे कारण होते हैं यहाँ पर। तो अगर जब हम कारक पढ़ेंगे तब आपको कारक में अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तब आपको इसको भी समझा देंगे थोड़ा बहुत। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तीसरा भेद कौन सा है समास का? तत्पुरुष समास है, और इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये हो गया। इसके बाद चौथा टाइप आपका कर्मधार समास। कर्मधार समास में मैंने बताया कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, यानी कि जो शब्द है उसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और उसी का विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आखिर में लगा होता है। ठीक है, अंत वाला शब्द विशेष होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील कमल, नीला है जो कमल, ऐसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है कर्मधारय समास के। आगे बढ़ते हैं, देखिए अवयवी भाव, पांचवा है आपका अवयवी भाव समास। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अवयवी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, पहला पद जो है वो पूर्व पद जो हो, यानी पहला पद आपका अव्यय हो, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यथा संभव, संभव के अनुसार, यथा समय, यथा शक्ति, ये सारे आपके अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट समास टाइप है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी तीसरे पद का बोध हो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, यानी जब दो शब्द जुड़ते हैं, एक शब्द जुड़ता है तो उससे जब उसका विभक्ति करेंगे तो वो किसी तीसरे चीज का, तीसरे विशेष चीज का बोध कराएगा, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आई होप आपका समास क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर ये क्लास पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चैट बॉक्स से बाहर निकले और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कमेंट नजर आ जाएगा, वहां पर आप कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी, या कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाउट कमेंट करें। बाद में हमें देखूंगा एक एक का कमेंट। तो आप लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं मैं क्लास अच्छी लगी और समझ में आई। कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो कोई भी किसी भी समास में अगर आपका डाउट हो तो मैं क्लियर करा दूंगा। कल से आपका मिक्स क्वेश्चन होगा, जिसमें होगा संधि के क्वेश्चन होंगे, आपके प्रत्यय और उपसर्ग के होंगे और समास के प्रश्न होंगे। 2-3 दिन तक लगातार आपके MCQs चलेंगे। ठीक है, जो आगे अभी तक मैंने पढ़ाया है उन्हीं पे बेस दो तो इनका सारा का रिवीजन आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, हमारा हिंदी वर्णमाला हो चुका है, उपसर्ग प्रत्यय हो चुका है, संधि हो चुका है और ये समास भी कंप्लीट हो गया। कल से हम इस पे बेस्ड MCQ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास हम MCQ करने वाले हैं। ठीक है, लगातार, ताकि ये 3-4 टाइप आपके एकदम कन्फर्म हो जाए, एकदम अच्छे से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, हिंदी के। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और ऐसे ही क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली ये क्लास 7 बजे होती है दोस्तों, और इसके बाद रात 8 बजे बहुत ही अच्छी जीके क्लास होती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन से जितने भी जुड़ी हुई जानकारी होती है, सारी जानकारी देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लास होती है, आप लोग सारी क्लास ज्वाइन किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर ले। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अपने टेलीग्राम ऐप पे सर्च बार में बी टॉपर सर्च करेंगे, ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास रात 8 बजे।